हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए जो अपना विषय चल रहा है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो ये फोर्थ सेमेस्टर में कवर कर रहे हैं अपन एजुकेशन सब्जेक्ट। और आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, और इसके बाद आ गए हैं मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। और ये देखिए क्लास है आपकी छठवीं, और इसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक हैं तो इनको हम दो दो पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। तो आज पहला पार्ट है। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले है कि किसी विद्यालय का सफल संचालन एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गुणवत्ता सुनिश्चित करना भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ उनके सही प्रबंधन एवं प्रशासन पर निर्भर है। यानी कि देखिए, आपके पास संसाधन तो हैं, लेकिन क्या एक निश्चित मात्रा में और पर्याप्त उपलब्धता के साथ होने चाहिए, तभी वो बेहतर रहेंगे। मानवीय संसाधनों के प्रबंध से तात्पर्य है उस उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण से होता है। मानवीय संसाधन क्या है? कि हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य का वितरण होना, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है? आप व्यक्ति की क्षमताओं को देखेंगे तभी उसे कोई कार्य देते हैं। जिस प्रकार आप शिक्षक बनते हैं तो आप क्या पहले योग्यता धारण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक मानव संसाधन की कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है। हर एक व्यक्ति की जो है कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अतः व्यवस्थित मानव संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य का वितरण करना ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। चलिए आगे देखिए, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की विशेषताएं। जो मानवीय संसाधन होता है उसके प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन संभव है। इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति की योग्यता है उसके अनुसार हम कार्य का विभाजन कर पाते हैं। मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। इसके द्वारा ही हम प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उसका जानकारी करते हैं। अगला है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकती है। इसके द्वारा को क्या होता है कि शिक्षा जो है वो विद्यालय है, वो समाज की जो आकांक्षाएं हैं, मतलब कि जो समाज विद्यालय से अपेक्षा करता है कि हमें विद्यालय से क्या परिणाम मिलेगा, तो वो संभव हो पाता है, उसकी मतलब पूर्ति संभव हो पाती है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था में जो प्रबंधन है मानवीय संसाधनों का काफी आवश्यक है, क्योंकि देखिए कोई चपरासी है तो उसे वही कार्य दिया जाना है, शिक्षक को शिक्षक का और प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है। देखिए अगर एक प्रबंधन होता है तो क्या होता है कि जो मानव संसाधन है, एक और बात बताएं आपके लिए, देखिए जो मानव है वो किस में आता है? आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में आता है, क्योंकि मनुष्य को क्या माना गया है? एक संसाधन माना गया है। आगे है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। देखिए एक जो योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती हैं, इससे क्या फायदा होता है कि जो शिक्षक है वो शिक्षक रहेगा, क्योंकि उसके पास उतनी योग्यता है, और जो प्रधानाध्यापक है वो प्रधानाध्यापक रहेगा, और एक काम करने वाला यानी कि मिड डे मील वाला या चपरासी कह सकते हैं, कोई भी है, तो उनमें क्या है कि कंपटीशन नहीं होगा, कि वो ये नहीं करेंगे कि हमें ये बनाओ हमें ये बनाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी योग्यता के अनुसार हमें कार्य दिया गया है। अगला है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है, यानी कि जो अपनी जो योग्यता है उसकी और अपना कार्य है उसे पूरा करता है निष्ठा के साथ। इसके बाद देखिए, विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग। तो प्रमुख अंग हैं जो वो हैं आपके 4 मुख्य रूप से: प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ जो होते हैं, और साथ ही जो छात्र शिक्षक संघ होते हैं उन्हें भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। जो प्रधानाध्यापक होता है वो इसका मुख्य बिंदु होता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आज हम जो इसके पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बारे में। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले है मानवीय संसाधन के रूप में आपका प्रधानाध्यापक। तो देखिए, विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है, और प्रधानाध्यापक उसका क्या है? एक केंद्र बिंदु होता है। काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये बताया गया है।
प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो मानव संसाधन है उसका प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है, तो वो होता है आपका प्रधानाध्यापक। जो विद्यालय की समस्त क्रियाएं और विद्यालय का समस्त जीवन उसी पर मुख्य रूप से आधारित है। यानी कि जो सभी क्रियाएं होती हैं सारी वो किसी से हैं, किस पर निर्धारित आधारित होती हैं, आपकी प्रधानाध्यापक। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व एक अच्छे प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? एक तो शैक्षिक और दूसरी प्रशासनिक, यानी कि विद्यालय को संचालित करना। प्रधानाध्यापक अपनी संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से अपने स्कूल के शिक्षकों का नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होता है। यानी कि विद्यालय को जो एक लक्ष्य होता है, मान लीजिए बालकों का सिलेबस पूरा कराना है 1 साल के अंदर, उनका रिजल्ट तैयार करवाना है, उनको शिक्षा भी पूर्ण करवानी है कि जो उनका सिलेबस है वो पढ़ पाएं, और उनको खेलकूद काफ़ी जो क्रियाएं होती हैं वो कौन करवाता है? प्रधानाध्यापक इसको प्रशासनिक रूप से करता है। प्रधानाध्यापक सौरमंडल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के समान है जिसके चारों ओर समस्त अध्यापक ग्रहों की भांति कार्यरत रहते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। यानी कि देखिए क्या सौरमंडल का प्रमुख बताया गया है आपको प्रधानाध्यापक के लिए, उसके चारों ओर क्या होता है? अध्यापक होते हैं जो अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अच्छे विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। यानी कि अच्छे विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए वो यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले होना चाहिए कि प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका। बहुआयामी भूमिका क्या कह सकते हैं कि जो आपकी एक देखिए व्यक्तित्व होता है ना, इस प्रकार एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है, एक बाह्य व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो क्या होना चाहिए? उसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए, जो कई तरीकों से सोचे और अपने मतलब यानी कि तर्क लगाए कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सोच में एक ही दृष्टि से सोचता हो, सबकी दृष्टि से उसे सोचना चाहिए। अध्यापक की दृष्टि से भी, बालकों की दृष्टि से और अभिभावकों की दृष्टि से भी उसे अपने विचार सोचने चाहिए। सुगम करता यानी कि जो किसी भी कार्य को क्या करे? सरल तरीके से करवाए, ऐसा नहीं कि कठिन तरीके से। यानी कि शिक्षा में जो सुगमता लाना इसका प्रमुख कार्य होता है। कुशल प्रेरणादायक, यानी कि अच्छा एक मोटिवेटर भी होना चाहिए जो अध्यापकों के लिए भी क्या करे? मोटिवेटर का काम करे कि आप बच्चों को यानी कि अच्छा तरीके से पढ़ाएं और उन्हें मोटिवेट करें। इसके अलावा शिक्षकों को जो यानी कि उसके छात्र हैं विद्यालय के, उन्हें भी इसके मोटिवेट करना होता है, यानी कि प्रेरणा देनी होती है। नेतृत्व की क्षमता, सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो प्रधानाध्यापक है उसमें नेतृत्व का गुण जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय का एक जैसे होता है ना कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार जो आपका विद्यालय है उसका प्रथम नागरिक कौन होगा? वो होगा आपका प्रधानाध्यापक। तो नेतृत्व की क्षमता उसमें होनी चाहिए। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। मानवीय संबंध क्या? देखिए, विद्यालय और आपका क्या हो गया? एक समाज हो गया जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, समुदाय हो गया। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है वो कौन करता है? आपका प्रधानाध्यापक करता है। तो एक जो मानवीय संबंध स्थापित करने की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद है आपका कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक। कुशल प्रशासक यानी कि अच्छे रूप से जो विद्यालय का संचालन कर सके। और समय प्रबंधक क्या? मान लीजिए 3 महीने में बच्चों का इतना सिलेबस होना, तो उसकी जानकारी करते रहना और समय पर हर चीज करवाना। यानी कि जो प्रार्थना सभा है, राष्ट्रीय गान है, खेल कूद वगैरह है, सबको समय से प्रबंधित करना उसका यानी कि गुण होना चाहिए। आगे है शिक्षक एक मानवीय संसाधन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है आपका शिक्षक, क्योंकि वही क्रियाकलाप सारे करता है। तो विद्यालय के मानवीय संसाधनों में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता है और छात्रों को भी सिखाता है। देखिए, कहा गया है कि शिक्षक हमेशा क्या? बच्चों से भी सीखता है और बच्चों को सिखाता है। शिक्षकों को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है। शिक्षक को प्रबंधक भी माना जाता है। एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व व कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तथा तत्कालीन समय का बोध होना चाहिए, तभी वह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यानी कि शिक्षक को क्या होना चाहिए? तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जब वो कक्षा में पहुंचा है तो उसे ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनकी क्या समस्या है, तभी वो अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। कक्षा शिक्षण की भूमिका का निर्वाह समुचित ढंग से कर सकता है। एक शिक्षक को शिक्षण का भी सही ढंग से बोध
होना चाहिए। इसके बाद है शिक्षक की विद्यालय में भूमिका। अब इसके पहले हमने मानवीय संसाधन, अब है आपकी हेडिंग है जो शिक्षक की विद्यालय में क्या भूमिका है। तो शिक्षक विद्यालय संगठन का क्या माना जाता है, हृदय। हृदय यानी कि शिक्षक जो, जैसे आपका बॉडी है ना, तो बॉडी में क्या मुख्य पार्ट है आपका, हृदय। अगर वो रुक गया तो क्या होगा, आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार आपका विद्यालय में शिक्षक होता है, जिसके बल पर सारा विद्यालय चलता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं जो प्रवृत्तियों के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता है। कोठारी कमीशन जो आया था 1966 के समथिंग, तो उसने भी अध्यापकों को क्या राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। राष्ट्र निर्माता कोठारी कमीशन ने कहा था। आशा है कि शिक्षक सामान्य सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है। एक सामान्य सामाजिक शिक्षक जो है वो क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति से क्या होता है, अधिक चरित्रवान होता है, उदार होता है, सहिष्णु होता है, दयालु और मर्यादित होता है। इसके बाद है आपका शिक्षक के गुण, यानी कि शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से गुण हैं वो आज जानेंगे। तो एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता है। एक सफल शिक्षक क्या होता है, छात्र प्रेमी, यानी कि छात्र और शिक्षक के मध्य क्या संबंध, एक दोस्त जैसा संबंध, मित्र जैसा संबंध होना चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है, बच्चों को अच्छी तरीके से उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल कर सकता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो क्या प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि जैसा अध्यापक का व्यक्तित्व होगा उसी को देखकर उसके बच्चे जो हैं, छात्र हैं, वो सीखते हैं और समाज पर भी विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनका काफी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर अच्छा व्यक्तित्व होगा अध्यापक का तो समाज से उसे क्या मिलेगा, आदर मिलेगा और स्नेह प्राप्त होता है। अध्यापक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक क्या है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। अगर देखिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो क्या जो आज छात्र हैं वो अध्यापक के से पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे और उससे दूर भागेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक को समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। देखिए अध्यापक का क्या समाज के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण, स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए और समाज में जो भी कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किए जाते हैं तो उनमें अध्यापक को क्या समुचित सहयोग करना चाहिए। क्या, क्योंकि जो एक मान लीजिए कोई भी बोलने वक्ता होता है अच्छा, वो अध्यापक ही होता है। आगे है अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं तथा रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करे। यानी कि उसे एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए मनोविज्ञान का, जिससे वो दूसरों की बातों को जल्द ही समझ सके। अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए। शिक्षण के विषय एवं विधियों में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा अध्यापक में बनी रहनी चाहिए। अध्यापक में देखिए अध्यापक में अगर देखिए क्रिएटिविटी होगी तो वो बच्चों में भी अपनी इस क्रिएटिविटी को विकसित कर पाएगा। आगे है अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे अपने व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। व्यवसाय से अर्थ है यहाँ पर उसका शिक्षा प्रदान करने से। तो अध्यापक को क्या अपने जो व्यवसाय है उसका शिक्षा प्रदान करना, उसे कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए या ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, देखिए धैर्य भी कह सकते हैं अध्यापक का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य, और सहनशीलता भी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई अगर गणित का टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई बच्चे तो जल्दी सीख जाएंगे और कोई नहीं सीख पाते हैं, तो उसमें क्या सहनशीलता होनी चाहिए कि ये भी बच्चा आगे जाके सीख पाएगा। और सांवेगिक स्थिरता क्या, मान लीजिए कोई मान लीजिए अभिभावक आया है, वो आपसे अपशब्द बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप भी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे। आपको अपने संवेगों को स्थिर रखना है और उसे समझाने का प्रयास करना है एक सीमा तक। प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान
एवं समस्या समाधान में दक्ष हो सकता है, अतः अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक क्या शिक्षण विधियों को पहचानता है और उन्हें प्रयोग भी करता है। अध्यापक की रुचियां विविध होनी चाहिए, विशेषकर पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हों उनका खेलकूद में अध्यापक को अपना उचित योगदान प्रदान करना चाहिए। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं आपकी, उनको प्रयोग करना अध्यापक को आना चाहिए और उसे ज्ञान भी होना चाहिए। अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली वो सब कुछ कार्य कर सके। अध्यापक में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। कल्पना शक्ति क्या है? एक अमूर्त चिंतन होता है जो अंदाजा लगा सके कि इसका रिजल्ट ये निकल सकता है, तो ये भी उसमें होना चाहिए। अध्यापक को बदले हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता में युक्त होना चाहिए। जो परिवेश, यानी कि मान लीजिए अध्यापक का कहीं ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो उसे क्या परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से युक्त होना चाहिए। अध्यापक को सत्यवादी, सहिष्णु तथा ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इन गुणों से युक्त अध्यापक छात्रों को बहुत प्रिय होते हैं। देखिए अध्यापक से क्या होना चाहिए, अध्यापक क्या होना चाहिए? सत्यवादी, सहिष्णु और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो अध्यापक हैं वो छात्रों को काफी पसंद आते हैं और प्रिय होते हैं। ये भी अध्यापक का गुण होता है। आगे कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो लाइक करिए, काफी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं क्या होती हैं? शिक्षक एक प्रबंधक एवं प्रशासक होता है, आपको पहले ही बताया है। और शिक्षक एक क्या होता है? विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। मतलब एक जो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में माहिर होता है, तो अध्यापक को क्या एक विषय में कम से कम, यानी कि जो पूर्णता है वो हासिल होनी चाहिए। शिक्षक एक निर्देशक के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि आपका बच्चों की समस्याओं को जानता है और उन्हें निर्देश देता है। छात्रों का हितैषी और मित्र जैसा आचरण होना चाहिए। छात्रों के लिए एक आदर्श का कार्य करे और छात्रों के नेतृत्व को प्रदान करना। छात्रों को क्या नेतृत्व प्रदान करना। एक मान लीजिए बच्चा टूर पे भी जाता है तो उनका नेतृत्व कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है। शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में भी होना चाहिए। शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्च करते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपके जो कई मनोवैज्ञानिक हैं उनने क्या किया? रिसर्च। तो अध्यापक को भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे हम और पढ़ेंगे दोस्तों इसका सेकंड पार्ट। इसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर जरूर करिए जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।